Hello students, hope all of you are well. So today we will discuss with our next topic of the hypothesis. There is one test left for the large sample test that I have told you in the previous video lecture. That is the test for difference of standard deviation, and today we will start with the small sample test. One test we will discuss here, that is the test for single mean. Before I proceed, I want to say that follow the previous video lecture, the link in the notification panel for your better understanding. So let's start with our topic. So first we have to learn about test for difference of standard deviation. So let us try to understand the test first, then we will proceed. Two random samples of size n1 and n2 be drawn from two populations with sample standard deviations capital S1 and capital S2. To test the population standard deviation H0 sigma 1 equals to sigma 2 at alpha level of significance, then the test statistics is z equals to s1 minus s2 by root under s1 square by 2n1 plus s2 square by 2n2. So let us try to understand the problem and understand the formula. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो सपोज हमारे पास दो पॉपुलेशंस है. पॉपुलेशन से हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों सैंपल को चूज कर रहे हैं. ठीक है, दो डिफरेंट पॉपुलेशन है, दो डिफरेंट सैंपल को हम लोग चूज कर रहे हैं और दो डिफरेंट सैंपल क्या है, सैंपल साइज है, एक का n1 दूसरा का है n2. ठीक है, अभी जो सैंपल्स हम लोगों ने चूज किया है, पहला सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है कैपिटल S1, दूसरा सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है कैपिटल S2. सैंपल्स का स्टैंडर्ड डेविएशंस को हम लोग S1 S2 से डिनोट करते हैं और वो तुम जानते हो. पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2. तो हम लोग को चेक करना है ये कि दो पॉपुलेशन जो मैंने लिया है वो दोनों पॉपुलेशन का सिग्मा 1 सिग्मा 2 सेम है कि नहीं है. इसका मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन हम लोग चूज कर रहे हैं वो पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशंस, वेदर द standard deviations of the populations are equal or not. So to check that type of quantity, we will consider the test statistic. And what is the test statistic? That is a z, standard normal variate, that is equals to capital S1 minus S2. sample का जो standard deviations था S1 S2 divided by S1 square by 2n1 plus S2 square by 2n2. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हेल्प लेके हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसको एस्टिमेट कर रहे हैं. ठीक है, या फिर हम लोग सोच सकते हैं कि जो दोनों सैंपल हम लोग चूज किए हैं दोनों डिफरेंट पॉपुलेशन से, वो दोनों सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग देखेंगे कि पॉपुलेशन जो दोनों डिफरेंट पॉपुलेशन था वो दोनों पॉपुलेशन में स्टैंडर्ड डेविएशन का कितना डिफरेंस होता है. ठीक है, तो चलो प्रॉब्लम एक समझ लेते हैं. जो भी प्रॉब्लम मैं यहाँ पे सॉल्व करके रखा हुआ हूं वो सभी प्रॉब्लम एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सेवरल टाइम मैं तुम लोगों को ये कह चुका हूं. तो लेट अस स्टार्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. A company claims that the consistency regarding lifetime of an electric bulb produced by them is superior to those of a competitor on the basis of a study which showed that a sample of 30 bulbs made by them has standard deviation 25 hours, while a sample of 40 bulbs of the competitor has standard deviation 27 hours. Test at 5% level of significance whether the claim is justified or not. तो प्रॉब्लम क्या है, देखो एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिक बल्ब प्रोड्यूस कर रहा है और उसका एक कॉम्पिटिटर है वो भी इलेक्ट्रिक बल्ब प्रोड्यूस कर रहा है. तो पहला जो कंपनी है वो क्लेम कर रहा है जो प्रोडक्ट वो लोग बना रहे हैं वो सुपीरियर है उसके कॉम्पिटिटर से. तो ये तो एक जनरल प्रॉब्लम है. ठीक है, सभी कहेगा मेरा प्रोडक्ट अच्छा है तुम्हारे से. तो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर. ए कंपनी क्लेम्स दैट देयर प्रोडक्ट इज कंपैरेटिवली बेटर देन द कॉम्पिटिटर. तो ये बात बोलने के लिए हम लोगों ने दोनों सैंपल चूज किया है. तो सैंपल्स में हम लोग क्या देखते हैं, द स्टडी शोज दैट ए सैंपल ऑफ 30 बल्ब. तो पहला जो कंपनी था वहां पे हमने 30 साइज का एक सैंपल चूज किया है, 30 बल्ब्स को सिलेक्ट किया है और वहां पे हम लोग देख सकते हैं
द स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट 25 आवर्स, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका 25 आवर्स, हम लोग देख सकते हैं। while a sample of 40 bulbs of the competitor has standard deviation of 27 hours। तो दूसरा सैंपल मैंने जो चूज किया था वहां पे मैंने 40 सैंपल चूज किया है और वहां से हम लोग देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका 27 आवर्स। तो सिंपली हम लोग को चेक करना है कि पहला जो कंपनी था उसका क्लेम जस्टिफाइड है कि नहीं है। अभी देखो, एक कंपनी अगर कोई भी प्रोडक्ट मेक कर रहा है तो इसका मतलब क्या है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होना चाहिए, जैसे वो कह सकता है कि उसका प्रोडक्ट अच्छा है बाकी सभी से। इसके लिए क्या होना चाहिए, हम लोग अच्छे से सोचेंगे। सपोज हमारे पास x1 x2 xn n नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, तो उसका एवरेज हम लोग निकालेंगे और सभी का डिफरेंस निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एवरेज। तो क्या आ जाता है, वेरिएंस आ जाता है। तो वेरिएंस का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो जाके वो आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो भी कंपनी का प्रोडक्शन ऑफ द बल्ब्स और लाइफ टाइम ऑफ द बल्ब्स, जो जितना देर तक एक इलेक्ट्रिसिटी बल्ब का लाइफ टाइम है, तो जितना भी स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा तो उस कंपनी का प्रोडक्ट कितना होगा, ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि एक्स आई और एक्स बार, एक्स आई है वेरिएबल्स और एक्स बार है हमारा सैंपल मीन। तो एक्स आई और एक्स बार के बीच में जितना डिफरेंस कम होगा उतना वेरिएंस कम होगा। वेरिएशंस कम होगा इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशंस कम होगा, और जितना स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा तो वो प्रोडक्ट का लॉन्जिविटी भी ज्यादा होता है। तो अगर पहला कंपनी क्लेम कर रहा है कि पहला कंपनी का प्रोडक्ट दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट से अच्छा है, तो पहला कंपनी का पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होना चाहिए वो दूसरे से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर दूसरे से छोटा होगा, जितना कम होगा उतना उसका प्रोडक्ट अच्छा चलेगा, ठीक है। तो हम लोग करते हैं यहाँ पे सिग्मा 1 सिग्मा 2 B2 स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द पॉपुलेशंस रिस्पेक्टिवली। क्लियर। नाउ टेक द नल हाइपोथेसिस एज H0 सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2। तो यही तो हमारा टेस्ट है कि हम लोग सोच रहे हैं कि दोनों पॉपुलेशन में स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है, लेकिन एक्चुअली में कंपनी क्या क्लेम कर रहा है। देखो, सिंस द मैन्युफैक्चरर क्लेम्स दैट their product is superior than the other, then the standard deviations must be less than the second one। जो मैंने अभी तुम लोगों को कहा है, तुम लोग ये सोच के भी कर सकते हो। जितना स्टैंडर्ड डेविएशंस कम होगा उतना प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, सिग्मा 1 मस्ट बी लेस देन सिग्मा 2। तो यहाँ पे जो मैंने H1 किया है, H1 ही एक्चुअली कंपनी का क्लेम है, ठीक है। और हम लोग पकड़ रहे हैं H0 ए सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2, जो है हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक, जो है हमारा नल हाइपोथेसिस। किसके लिए, नल हाइपोथेसिस किसके लिए है, क्योंकि हम लोग को चेक करना है क्या, डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस, ठीक है, दोनों पॉपुलेशंस का। सो लेट अस स्टार्ट। ऑल द डेटास आर ऑलरेडी गिवन टू अस। सो व्हाट इज आवर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, z इक्वल्स टू s1 माइनस s2। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे z इक्वल्स टू s1 माइनस s2 रूट अंडर ऑफ s1 स्क्वायर बाई 2n1 प्लस s2 स्क्वायर बाई 2n2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सभी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो s1 का वैल्यू क्या है, 25 है। S2 का वैल्यू क्या है, 27 है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द सैंपल्स आर 25 आवर्स एंड 27 आवर्स यहाँ पे बोला है। सैंपल साइज पहला है 30, सैंपल साइज दूसरा है 40, ठीक है। पहला है 30, दूसरा है 40। तो यहाँ पे हम लोग सभी वैल्यू को पुट कर चुके हैं। तुम लोग अभी इसके साथ पहचान हो चुका है तुम लोगों का, जो कैसे हम लोग को ये सॉल्व करना पड़ता है। तो z का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, दैट इज द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, और इस कंप्यूटेड स्टैटिस्टिक्स का वैल्यू होता है माइनस 0.45, ठीक है। अभी हम लोग को कितना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में चेक करना है, 5%। तो 5% का वैल्यू अभी हम लोग को आ जाता है, मुझे मालूम है। तो 5% का वैल्यू क्या हो जाता है, दैट इज द रीजन, दैट इज 0 से अगर 1.625 के रहेगा तो ये हो जाता है वैल्यू प्रोबेबिलिटी 0.45। इसको डबल कर दो, पूरा रीजन ले लो, तो क्या होगा, 0.9 होगा। अभी z अगर ग्रेटर देन करेंगे इससे तो 0.1 होता है। तो यहाँ पे जो शेडेड रीजन मैंने बनाया है यहाँ पे, और सिमिलर टाइप ऑफ रीजन यहाँ पे है, तो दोनों रीजन में प्रोबेबिलिटी क्या होगा, दोनों रीजन को मिला के प्रोबेबिलिटी होगा 0.1। लेकिन हम लोगों को चाहिए 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसका मतलब आइदर दिस साइड और दिस साइड वी हैव टू चूज। नाउ यू कैन सी दैट द ऑल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस दैट वी हैव टेकन इज नथिंग बट द लेफ्ट टिल्ट, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस यहाँ पे लेफ्ट टिल्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे जो रीजन होगा उसी को चूज करेंगे।
तो दोनों साइड में रीजन का प्रोबेबिलिटी होता है, यहाँ पे जो रीजन होगा 1.654 से ज्यादा और -1.645 से कम, ये दोनों को रीजन को अगर ऐड करेंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी आ जाता है 0.1। अदर द एरिया अंडर दिस कर्व गिविंग द एरिया इज 0.1। तो कोई भी एक साइड पे एरिया होगा क्या 0.05। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये लेफ्ट टेल टेस्ट है, तो लेफ्ट साइड में जो एरिया होगा वही हमारा क्रिटिकल रीजन है। अभी मुझे पता है कि सभी तुम लोग अभी ये अच्छे से समझ चुके हो। तो यहाँ पे लेफ्ट टेल टेस्ट करेंगे और कंप्यूटेड वैल्यू क्या है -0.45। तो -0.45 कहां पे है, -0.45 तो -1.645 से पहले है ना, तो -0.45 का वैल्यू रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस में आ रहा है, रीजन ऑफ रिजेक्शन में नहीं आ रहा है। अगर -0.45 का वैल्यू क्रिटिकल रीजन में आ जाता है तभी जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, H0 जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे -0.45 है और उसका वैल्यू इसके बीच में आ रहा है और ये हमारा रीजन है, रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस, जहां पे मैंने कर्सर को मूव कर रहा हूं, ठीक है ना। तो -0.45 का वैल्यू कुछ यहाँ पे है तो वो रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस के अंदर है, तो इसका मतलब H0 विल बी टेकन एज द राइट डिसीजन। तो इफ H0 डिसीजन इज करेक्ट दैट मींस सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर सेम। तो सिग्मा एंड सिग्मा 2 सेम है तो इसका मतलब क्या है, दोनों पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है। तो कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा नहीं है बुरा भी नहीं है, दोनों कंपनी का प्रोडक्ट इक्वल लाइफ टाइम देगा, दोनों कंपनी का प्रोडक्ट, ठीक है, लाइफ टाइम बल्ब इज इक्वल। तो पहला कंपनी का जो क्लेम था कि उसका प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा है वो गलत हो चुका है, क्योंकि H1 H0 क्या हो चुका है, सही हो चुका है, ठीक है। सो H1 विल बी रिजेक्टेड एट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%। क्लियर। सो विद दिस टेस्ट ऑल द टेस्ट फॉर द लार्ज सैंपल टेस्ट एंड्स। नाउ वी विल स्टार्ट विद द स्मॉल सैंपल टेस्ट। तो स्मॉल सैंपल टेस्ट के लिए हम लोग को स्मॉल सैंपल जानना है, किसको हम लोग स्मॉल सैंपल कहेंगे, ठीक है। स्मॉल सैंपल कहेंगे किसको, अगर कोई सैंपल साइज हमने चूज किया है कोई पॉपुलेशन से और वहां पे सैंपल साइज लेस देन 30 होता है, एक्चुअली लेस देन 20 पे ही हम लोग उसको स्मॉल सैंपल पकड़ते हैं, 20 से ज्यादा हो जाता है तो भी जाके हम लोग लार्ज सैंपल टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कन्वेंशनली 30 के नीचे ही हम लोग उसको स्मॉल सैंपल पकड़ेंगे, ठीक है। तो स्मॉल सैंपल टेस्ट करने के लिए हम लोग को दूसरा एक चीज जानना जरूरी है, वो होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है, देखो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज नथिंग बट द नंबर ऑफ द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज द number of independent values in the calculation minus number of estimated parameters which is already known to us। तो कोई भी एक टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारे पास है तो वो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का हम लोग क्या करेंगे, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे निकालना पड़ता है, देखो अगर हमारे पास n नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स है, किसी के ऊपर किसी का कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो n नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को लेंगे, उसका नंबर लेंगे तो वो हो जाता है n। उससे हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ एस्टिमेटेड पैरामीटर्स को निकाल देंगे जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो उसका जो वैल्यू होगा वो दोनों क्वांटिटी का हम लोग डिफरेंस लेंगे तो वो हो जाता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यूज इन द कैलकुलेशन माइनस नंबर ऑफ एस्टिमेटेड पैरामीटर्स विच वी ऑलरेडी नोन, दोनों को डिफरेंस लेंगे तो वो हो जाता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो ये समझने में कोई अगर दिक्कत हो रहा है, मैं तुम लोग को एक एग्जांपल से इसको समझा देता हूं। देखो अगर हम लोग कोई भी सैंपल का मीन निकालना चाहते हैं, सपोज हमारे पास n साइज का एक सैंपल है और वो सैंपल का हम लोग मीन निकालना चाहते हैं, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, x बार इक्वल्स टू 1/n x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट प्लस xn। तो ये मीन अगर हम लोग निकालना चाहते हैं, देन हाउ मेनी वेरिएबल्स वी नीड, we need exactly n variables to find out the mean of a sample. But whenever we want to calculate the variance of the sample, then you know that in the formula of the variance 1/n summation of xi minus x bar whole square is appearing. So before we go to find out the variance, first of all we have to find out the mean, otherwise you cannot find out the variance. तो variance के लिए हम लोग को xi का वैल्यू तो लगेगा ही, तो xi में कितना नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, n नंबर ऑफ वेरिएबल्स है वेरिएंस निकालने के लिए। अभी अगर वेरिएंस निकाल रहे हैं तो उसके लिए पहले हम लोग को तो मीन निकालना पड़ता है, तो मीन का वैल्यू हम लोग वेरिएंस में पुट करेंगे तभी ना जाके वेरिएंस आएगा। तो n नंबर ऑफ वैल्यूज तो लगेगा ही, लेकिन वहां पे एक कांस्टेंट ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, ऑलरेडी एक वैल्यूज हम लोग जानते हैं वो फॉर्मूला के अंदर, वो है x बार।
तो वो नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या हो जाएगा, इन नंबर ऑफ वेरिएबल से हटा देंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर हमारे पास इन नंबर ऑफ सैंपल वेरिएबल्स है और उसको लेके हम लोग को वेरिएंस निकालना है, देन वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को मीन निकालना पड़ता है। मीन का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएगा n, लेकिन सैंपल वेरिएंस का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, n है नंबर ऑफ वेरिएबल, x बार हम लोग पहले से ही जानते हैं, उसको ही पुट करेंगे तो -1 हो जाता है। जितना भी हम लोग वैल्यू जानते हैं कोई भी स्टैटिस्टिक्स निकालने के लिए, उसको हम लोग नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी से सबट्रैक्ट कर देंगे। तो सैंपल वेरिएंस का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या हो जाता है, n-1। तो पहला टेस्ट हम लोग करेंगे स्मॉल सैंपल टेस्ट के लिए, एंड दैट टेस्ट इज नथिंग बट टेस्ट फॉर सिंगल मीन। तो टेस्ट फॉर सिंगल मीन क्या है, देखो टेस्ट फॉर सिंगल मीन हम लोग लार्ज सैंपल टेस्ट के लिए भी कर चुके हैं, लेकिन एक बात मैं तुम लोग को बताना चाहता हूं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इन केस फॉर द लार्ज सैंपल टेस्ट वी यूजुअली कंसिडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करके वो प्रॉब्लम करेंगे। तो एक्चुअली लार्ज सैंपल टेस्ट का जो भी टेस्ट है, जितना भी टेस्ट है हमारे सिलेबस में, वो सभी टेस्ट करने के लिए हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस का हेल्प लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग को स्मॉल सैंपल टेस्ट करना है तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, टी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज द स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन का हेल्प लेना है। तो प्रोबेबिलिटी में मुझे पता है तुम लोग टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जान चुके हो, स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जान चुके हो। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर तुम लोग भूल चुके हो तो वो जाके बैक करके प्रोबेबिलिटी का जो कॉपी है उसको में चेक कर लो, और टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, डेंसिटी फंक्शन है, उसको अच्छे से तुम लोग देख लो, ठीक है। तभी जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, स्मॉल सैंपल टेस्ट कर सकते हैं। तो स्मॉल सैंपल टेस्ट का सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग बेसिकली टी डिस्ट्रीब्यूशन का हेल्प लेंगे, और लार्ज सैंपल टेस्ट के लिए हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस का हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट फॉर सिंगल मीन है, तो तुम लोगों को पता चल रहा है कि एक ही सैंपल होगा। सिंगल का मतलब ही क्या है, एक ही पॉपुलेशन है, एक ही सैंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉपुलेशन है, वहां से हमने एक सैंपल को चूज किया है, सैंपल का साइज है n, जो पॉपुलेशन होगा, पॉपुलेशन का मीन है म्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा, जहां पे सिग्मा अननोन है, ठीक है। अभी अगर हम लोग, ये हमारे पास सैंपल है x1 x2 xn, ये सैंपल के ऊपर डिपेंड करके पॉपुलेशन का जो मीन है, वो पॉपुलेशन का मीन अगर हम लोग कंप्यूट करना चाहते हैं, या फिर उसका वैल्यू हम लोग अगर निकालना चाहते हैं, पॉपुलेशन का जो मीन है उसका वैल्यू अगर एस्टिमेट करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट स्टैटिस्टिक पकड़ेंगे। द टेस्ट स्टैटिस्टिक t विल बी इक्वल टू x बार माइनस म्यू बाई s बाई रूट n, ठीक है, x बार माइनस म्यू बाई s बाई रूट n। तो x बार का वैल्यू तो यहां पे आ जाएगा, म्यू का कुछ एस्टिमेशन हम लोग को दिया हुआ रहेगा, s का मतलब क्या है, और दूसरा दो फॉर्मूला होता है, मैं तुम लोगों को समझा देता हूं, देखो अच्छे से समझना। यहाँ पे s बाई रूट n है एक फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला है यहाँ पे x बार माइनस म्यू बाई s बाई रूट ओवर ऑफ n माइनस 1, दोनों ही स्मॉल s है, मैंने ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है। मैं तुम लोगों को ये समझा देता हूं, जहां पे स्मॉल स्क्वायर है वेरिएंस, सैंपल वेरिएंस, उसका फॉर्मूला होता है 1 बाई n समेशन ऑफ xi माइनस x बार होल स्क्वायर, एंड कैपिटल स्क्वायर इज अनदर सैंपल वेरिएंस विथ 1 बाई n माइनस 1 समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला को हम लोग चूज करेंगे, ये होता है हमारा कंफ्यूजन। तो यहाँ पे मैंने नोट करके रखा हुआ है कभी किसको फॉर्मूला को अप्लाई करना है। अगर सैंपल साइज हमारे पास n है, इफ वी हैव द सैंपल साइज n बट द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज n-1, देन ओनली वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला, ओके। सैंपल साइज n है लेकिन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है n-1, वो बोला जाएगा एग्जाम पे, प्रॉब्लम के अंदर रहेगा वो। तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल स्क्वायर का ये वैल्यू लेंगे 1 बाई n-1 समेशन ऑफ xi माइनस x बार होल स्क्वायर। अगर सैंपल साइज n है और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी n है, दोनों सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला वाला s को निकालेंगे, दैट इज 1 बाई n से, और ये स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर n-1 होगा तो दूसरा स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे, अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n हो रहा है तो पहला स्टैटिस्टिक अप्लाई करेंगे। क्लियर। अभी चलो प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। A salesman is expected to effect an average sale of rupees 3,500 per day. Observing the sales at a particular salesman for 6 days, we see that he gives an average sale of rupees 3,300 per day with standard deviation 1016.53.
यूजिंग एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस we conclude that his crook is below standard. That means वो अच्छा सेल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिलो स्टैंडर्ड कर रहा है. T at 0.05 that is equals to 2.02 at 5 degrees of freedom. यहाँ पे मैंने बोला था 5 degrees of freedom given है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कितना लिया हुआ है, 6 लिया हुआ है. तो नंबर ऑफ डेज है n, लेकिन फॉर्मूला क्या, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, 5 है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, n-1 हो रहा है. यहाँ पे टी स्टैटिस्टिक हम लोग यूज करेंगे, तो टी का वैल्यू यहाँ पे गिवन हुआ. ठीक है, तो जैसे स्टैंडर्ड नॉर्मल का वैल्यू है कुछ, मैंने जो कहा था कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज है, मैं उसको लिख देता हूँ. प्रॉब्लम के एंड में तुम लोग देखोगे मैं उसको लिख के रखा हूँ. तो हम लोग क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम को अच्छे से समझेंगे. एक सेल्समैन है और जो अफेक्ट कर रहा है एवरेज सेल है उसका पर डे 3500. ठीक है, तो हम लोग 6 डेज उसका सेल्स को देखे हैं और उसका एवरेज जो होता है वो होता है 3000 पर डे. स्टैंडर्ड डेविएशन है 1016.53. ठीक है, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम है हम लोगों को, पॉपुलेशन का नहीं मालूम है. यूजिंग 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कैन वी कंक्लूड दैट हिज क्रूक इज बिलो स्टैंडर्ड. तो वो क्लेम कर रहा है कि हर वक्त वो 3500 पर डे का सेल करता है. ठीक है, उसका ये टारगेट है कि उसको डेली 3500 का रुपीस का सेल करना है. और अगर इसका बिलो स्टैंडर्ड सेल है तो इसका मतलब क्या होगा, 3500 का सेल वो नहीं कर सकता है, उससे कम कर रहा है. तो हम लोग क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस इज H0 इक्वल्स टू म्यू इक्वल्स टू 3500 और H1 इक्वल्स टू म्यू इज लेस देन 3500. उसका बिलो स्टैंडर्ड सेल हो रहा है. ठीक है, 3500 का सेल नहीं हो रहा है. तो अभी 6 डेज को हमने कंप्यूट किया था, तो n इक्वल टू 6 होगा. x बार का वैल्यू अभी मालूम है, दैट इज इक्वल टू 3300. इसका भी वैल्यू मालूम है, दैट इज 1016.53. इसका वैल्यू हम लोग को निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है. तो इसका वैल्यू अगर निकालने का कोई जरूरत होता है तो हम लोग वो दोनों फॉर्मूला जो अभी मैं तुम लोगों को कहा है, यहाँ पे फिर से मैं बता देता हूं, ये दोनों फॉर्मूला को हम लोग यूज कर सकते हैं. ठीक है, अगर इसका वैल्यू मालूम नहीं है, अगर इसका वैल्यू मालूम होगा तो इसका वैल्यू तो डायरेक्टली पुट कर देंगे. ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लोग डायरेक्टली पुट किए हैं, लेकिन यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है और नंबर ऑफ डेज है 6, तो n-1 हो रहा है. तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा फॉर्मूला जो लिया था √(n-1) नीचे डिवाइड होता है, उसको हम लोग लेंगे. लेने के बाद यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं -0.43 आ रहा है हमारा वैल्यू. ठीक है, अभी टी स्टैटिस्टिक्स हमने ड्रॉ किया है. टी स्टैटिस्टिक्स ड्रॉ करने के बाद हम लोग देखते हैं टी एट 0.05 इक्वल्स टू 2.03. ठीक है, तो 2.03 को छोड़ के बाकी जगह अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है, 0.05 है. इसका मतलब माइनस इंफिनिटी से अगर -2.02 तक लेंगे, यहां पे भी -0.05 होगा, यहां पे भी होगा. ठीक है, अभी टेस्ट क्या है, टेस्ट है हमारा लेफ्ट टेल टेस्ट. ठीक है, लेफ्ट टेल टेस्ट है. तो टेस्ट स्टैटिस्टिक का जो वैल्यू हमने निकाला है -0.43, हम लोग को चेक करना है वो कहां पे होगा. तो -0.43 हम लोग कहां पे देख सकते हैं, 2.02 है ये वैल्यू, -2.02 ये वैल्यू है और ये है +2.02. तो ये 2.02 है, ये -2.02 है और -0.43 कहां पे होगा, रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस के अंदर रहेगा. ठीक है, वो क्रिटिकल रीजन में लाई नहीं कर रहा है, वही मैंने लिखा है. द लेफ्ट हैंड रीजन इज आवर क्रिटिकल रीजन and the test statistic computed value of t does not lie in the critical region. Therefore, we can say that H0 will be accepted. H0 will be accepted. That means the what? The salesman target is getting fulfilled. That is, the salesman's work is not below standard. तो मैंने तुम लोगों को कहा था, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख के बताया है, -इंफिनिटी से -2.02 पे प्रोबेबिलिटी होगा 0.05 और 2.02 से +इंफिनिटी तक भी प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 0.05 होता है टी स्टैटिस्टिक के लिए. ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तुम लोग देख सकते हो. ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है इस फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करके ही मैंने ये ग्राफ को ड्रॉ किया है. ठीक है, तो इसी के साथ स्मॉल सैंपल टेस्ट का एक टॉपिक खत्म हो चुका है. लास्ट टॉपिक हमारा बचा है और एक वीडियो लेक्चर में मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा.